हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सिया प्राची। गाइस, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्म लेंथ प्राइस की कंप्यूटेशन। गाइस, हम लोग आज देखेंगे कि कैसे आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट किया जाता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो गाइस, सबसे पहले तो ना एमसीक्यूज और वो सब चीज़ का भी मैं आपको बताते हुए चलती हूँ हमेशा की तरह। तो हमको ना पहले पूरे मेथड्स का नाम याद रहना चाहिए। ठीक है गाइस, देखो ऑनलाइन प्राइस का मतलब आप समझ चुके हो। अब उसको कैलकुलेट क्या करते हैं, बस ये समझना बाकी है। ठीक है, तो वो तो अपन समझ ही लेंगे गाइस, पर मेनली आपको याद रखना है कि क्या क्या नाम होता है, क्योंकि ना गाइस एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा है कि कौन सा इनमें से है आमलन प्राइस का नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा आमलन प्राइस में नहीं आता है। तो अपन को पता होना चाहिए, तब तो लिखोगे ना। तो चलो अब सबसे पहले अपन वो देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है गाइस, तो सबसे पहला मेथड है हमारा कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है कप। मेरे साथ बोलो, कंट्रोलेबल अन सॉरी 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 कंपेरेबल अनकंट्रोलेबल प्राइस मेथड, जिसका नाम है कप। बोलो, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, कप। ठीक है, अब रीसेल प्राइस मेथड, आरपीएम रीसेल प्राइस मेथड, सीपीएम कॉस्ट प्राइस मेथड, सीपीएम कॉस्ट प्राइस मेथड, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, फिर नेट मार्जिन मेथड, नेट मार्जिन मेथड। ठीक है, याद हुआ? फिर से बिना देखे बोलेंगे अपन। कंपेरेबल अनकंट्रोलेबल मेथड कब, आरपीएम रीसेल प्राइस मेथड, सीपीएम कॉस्ट प्लस मेथड, मार्जिन मेथड, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। ये तो गाइस आई होप आप लोग को भी याद हो गया होगा। अब अपन अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं इनके बारे में। ठीक है, चलो देखो, आज अपन सबसे पहले फर्स्ट सेशन अपनी क्लास में अपन कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, जो कि कप मेथड बोलूंगी बार बार में, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो गाइस, क्या होता है ना, कहानी से समझाती हूँ मैं आपको एक ठोक मस्त वाली कहानी। ध्यान से देखना, ठीक है अच्छे बच्चों ना। देखो, ए रहती है कंपनी इंडिया में। ठीक है, आप ए हो, आपकी कंपनी है इंडिया में। ठीक है, अब मैं रहती हूँ यूएसए में, बी लिमिटेड हूँ मैं। ठीक है, आप ए लिमिटेड हो, आप इंडिया में हो, मैं बी लिमिटेड हूँ, मैं यूएसए में हूँ। ठीक है, अब हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि हमारी आपके में से ना 35% इक्विटी शेयर्स ना मेरे पास है। आप ये हो, आपके पास की 35% इक्विटी शेयर्स मेरे पास है। तो मैं आपकी क्या हुई मैम? आप मेरी एसोसिएट एंटरप्राइज हुई। वेरी गुड गाइज, वेरी गुड। ठीक है, सही जवाब आपका। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने मुझे एक टीवी बेची 10,000 रुपीज की। ठीक है, मैं खुश हो गई, चलो 10,000 की मेरे को टीवी मिल गई करके। आपका तो बिजनेस है ये, आप रोज ये काम करते हो टीवी बेचने का। आप क्या किए, आप ना 15,000 का सी को बेचे। मेरा मतलब यूएसए जो है ना, यूएसए में मैं रहती हूँ, मेरे बाजू में दुकानदार एक और है, वो भी वो सोचा कि मैं भी यहाँ से खरीदता हूँ, तो आपसे खरीदा। आपने उसको टीवी कितने में बेचा? 15,000 में बेचा। मतलब यहाँ पे आप उसको 5,000 रुपीज ज्यादा चार्ज किए। तो ये मेथड के हिसाब से, कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड के अकॉर्डिंगली ना, आपका आर्मलेंथ प्राइस 15,000 होगा, क्योंकि आप अपने नॉन एसोसिएट, मतलब मैं तो एसोसिएट हूं ना, वो आपका एसोसिएट नहीं है, उसको आपने जितने में बेचा वही हमारा आर्म लेंथ प्राइस होगा। मतलब कॉमनली कितने में बेचना था टीवी? 15 में। कितने में बेचा आपने? 10 में। तो फिर 5,000 जो है वो आपने कम चार्ज किया मेरे से, बिकॉज मैं आपके एसोसिएट हूँ। तो हम लोग आर्म लेंथ प्राइस मानेंगे कि आपका 15,000 है। ठीक है, समझ गए अब यहाँ तक? अब अपन काम क्या करेंगे इसमें, तो देखो एडजस्टमेंट करेंगे अपन। हाँ हाँ हाँ, रुको रुको रुको। जब अपन गाइस एग्जाम में जब अपन क्वेश्चन बनाते हैं ना, और अभी अभी स्टडी मैट में भी अपन क्वेश्चन बनाने वाले हैं, तो दोनों ही केस में ना अपन को कुछ कुछ एडजस्टमेंट होती है, जिसमें अपन को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज हमारे पास क्या है, भर भर के कॉमन सेंस। टैक्स इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस। अगर आपके पास लॉजिक और कॉमन सेंस है ना, तो फिर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, और मैं तो हुई आपके साथ। आपने मेरे चैनल को तो वैसे भी सब्सक्राइब करके रखा है, ये सबसे अच्छा काम किया आपने अभी तक का। ठीक है, तो देखो एडजस्टमेंट क्या होंगे। एडजस्टमेंट ये होगा कि हो सकता है ना कि वो बल्क परचेज कर रहा हो, तो फिर आप उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दोगे। मैं नहीं करूंगी तो मेरे को कम कम डिस्काउंट दोगे। या प्राइस में डिफर तो होगा ना, आप खुद इमेजिन करो।
आप जब कोई सुपर बाजार जाते हो तो वहां पे क्या रहता है कि 2,000 की खरीदारी पे 1 किलो शक्कर फ्री। तो ये 2,000 साल खरीदारी से 1 किलो शक्कर को क्यों जोड़ते हैं? बिकॉज वो चाहते हैं कि उनका यहाँ का 2,000 का स्टॉक निकले, तब वो 40 रुपीज की शुगर आपको देंगे। तो ये बल्क परचेज हो गया। अब इसमें आप नहीं बोल सकते ना मैम, वो सुपर बाजार वाला आपका रिश्तेदार है, वो आपको शक्कर फ्री में दिया है, देखो मुझे नहीं दे रहा है। मैं पूछी आपको, अच्छा आप क्या खरीद के लाए? आप बोले मैं वही गई थी, मैं बिस्किट्स खरीद के लाई हूँ। आप 10 रुपए की बिस्किट खरीद के लाए हो और एक्सपेक्ट करो कि आपको 40 रुपीज की शुगर फ्री में मिलेगी। यहाँ मैं पूरे 1 महीने का सामान खरीद के लाई हूँ, तब जाके मुझे शुगर फ्री में मिली है। ठीक है, तो गाइस कंपैरेबल तो देख के करो ना, ऐसे नहीं कि 10 रुपए का कोई बिस्किट खरीद रहा है उसके साथ आप बोलो कि नहीं नहीं मैम आपका बाजार वाला रिलेटिव है, आप लोग के बीच में कुछ तो है, आप लोग का डिस्काउंट मिल रहा है मुझे भी चाहिए। ऐसा जिद नहीं करना है फालतू की, पहले एडजस्टमेंट करना है। अगर कोई बल्क परचेज डिस्काउंट मिल रहा है, जैसे कि हमारे केस में शुगर मिल रही थी, तो उसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, आप प्राइस इतना भी चार्ज है उसमें से 40 रुपीज को क्या करोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है, अब जो भी आप पेमेंट के टर्म्स भी होते गाइस, जैसे कि मैम क्या बोल रहे हो टर्म्स, मतलब देखो कभी कभी क्या होता है गाइस, बिजनेस है, मजाक नहीं, बिजनेस है ना। तो बिजनेस में क्या होता है कि ना क्रेडिट पीरियड वाला ऑफर चलता है। लाइक अगर आप 3 महीने में पैसे दोगे तो आपको पूरा मतलब पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। वही अगर आप 1 मंथ में पेमेंट कर दोगे तो आप 10% डिस्काउंट ले लो, आज इस मंथ पे कर देना, 10% डिस्काउंट आपके लिए। तो गाइस ऐसे क्रेडिट पीरियड डिस्काउंट्स वगैरह रहते हैं, क्वेश्चन में गिवन रहेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बस दोनों को बराबर करना है। यहाँ पर क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है, इसको नीचे कर दो ना, अब दोनों बराबर हो गए। अब कंपेयर करो, क्रेडिट पीरियड को हटा दो। एडजस्टमेंट का मेन मतलब क्या है कि एक का पलड़ा भारी है एक का हल्का है, तो हमको इन दोनों को बराबर करना है। जैसे ही बराबर हो जाएंगे आपका आंसर एकदम सही आएगा फिर। ठीक है, तो एग्जाम में बहुत सारी ऐसे सिचुएशन दिए रहेंगी कि जो कंपनी ए है वो बल्क परचेज किए हैं, उसके बाद फिर उन्होंने 6 मंथ का क्रेडिट पीरियड अवेल किया है। और देखा जाए तो एसोसिएट इंटरप्राइज, उन्होंने कोई भी क्रेडिट पीरियड नहीं लिया, उन्होंने तुरंत पेमेंट किया है, ऊपर से उन्होंने बिल बल्क परचेज भी नहीं किया, उन्होंने सिंगल परचेज किया है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा गाइस, तो आपको अच्छे से टैकल करना है। आज जो मैं आपको सिखा रही हूँ आपको वो दिमाग में भर के चलना है, क्या क्या, कि मैम हमको बराबर करना है चीजों को। अगर क्रेडिट पीरियड यहाँ पर है तो उसको यहाँ लाना है, आपको यहाँ बल्क परचेस है तो उसको यहाँ लाना है, और उसके बाद ही कंपेयर करोगे आप। आपको क्वेश्चन में बनाओगी, आपको समझाओगी, सिखाओगी, बट प्रोविजन जब पढ़ेंगे, अभी जैसे पढ़ रहे हैं तो आपको याद करते हुए चलना है, तभी आपसे एग्जाम मतलब अभी क्वेश्चन के टाइम में अपना एक और रिवीजन हो जाएगा। और फिर उसके बाद घर में आप एक और कर लेना, 3 हो गया। फिर एग्जाम से पहले एक बार कर लेना, 4। फिर एग्जाम में तो आपको लिखना ही है अच्छे से, और 1 डे बिफोर एक करोगे तो 5। ठीक है, तो समझ गए बल्क परचेज डिस्काउंट पेमेंट टर्म्स गाइस। अगर अपन बाहर से मंगाते हैं ना तो CIF और FOB का भी कॉन्सेप्ट होता है। मतलब मैम देखो, फ्री ऑन बोर्ड, हाँ तो गाइस CIF का कॉन्सेप्ट रहता है जैसे कि अपना कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड फ्रेट। मतलब ना फ्री ऑन बोर्ड का क्या मतलब होता है कि ना जब हमारे पास सामान आएगा ना, तो वो फ्री ऑन बोर्ड मतलब उसका जो भाड़ा रहेगा ना वो ऑलरेडी पेड रहेगा। बट अगर CIF रहता है ना, मतलब उसमें अपन को फ्रेट और इंश्योरेंस के खर्चे को ऐड करना होता है। ठीक है गाइस, तो ऐसे पेमेंट डिफर हो सकता है ना, हो सकता है कि किसी का FOB में हो, किसी का CIF में हो। तो आप झगड़ा नहीं कर सकते उस समय कि नहीं 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 हमको कंपेयर करो, हमको कंपेयर करो, देखो देखो वो रिश्तेदार है उसको कम में किए हैं, हमको ज्यादा में दे रहे। ऐसे नहीं करना है भाई, बिहेव। ठीक है, फिर आफ्टर सेल सर्विस में मैटर करती गाइस। हो सकता है कि उनकी टर्म्स ऐसी हो कि आफ्टर सेल सर्विस उनको मिल रही होगी तो वो थोड़ा ज्यादा चार्ज करेंगे उसके लिए, और अगर आपको नहीं मिल रही कोई सर्विसेज तो आपको कम चार्ज करेंगे। तो दिमाग लगाना, सवाल बनाना। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कप मेथड क्या होता है। एकदम इजी था, कुछ नहीं था। ठीक है, अब 2 टाइप के कप मेथड होते हैं, ध्यान से सुनना आप एकदम। ठीक है, देखो A लिमिटेड है जो कि आप हो, ठीक है। B लिमिटेड जो कि एसोसिएट इंटरप्राइज मैं हूँ, ठीक है। C लिमिटेड कोई और है जो कि एसोसिएट इंटरप्राइज नहीं है, ठीक है। अब अपन इन दोनों को कंपेयर कर लिए, ठीक है, इंटरनली पहले कर लिए, फिर इसको अपन एक्सटर्नली करेंगे। कैसे करेंगे मैम एक्सटर्नली, कैसे करेंगे देखो, जो X लिमिटेड है उसको अपन Z लिमिटेड से कंपेयर करेंगे। मैम कैसे बोल रहा हूँ नहीं समझ में आ रहा है। देखो गाइस समझने वाली बात ये है कि X लिमिटेड भी आपकी कॉम्पिटिटर है,
और वो एक्स लिमिटेड जैसे सेल करती है जेड लिमिटेड को, है ना, तो वैसे करके आप एक्सटर्नली वो कर सकते हो कंपेयर। नहीं आ रहा ना समझ में? पता है मेरे को, आपके मुंह से पता चल जाता है मेरे को कि आपको नहीं आ रहा है समझ में। देखो अच्छा लगा, जब तक मैं आपको एग्जांपल नहीं दूंगी ना आपसे रिलेटेड, आपको समझ में कहाँ आता है कुछ। देखो आप अपने आप को एग्जांपल लो। आप हो एक क्यूट से छोटे से CMA फाइनल के बच्चे, ठीक है। आप क्या किए, एक टेस्ट दिए, उस टेस्ट का रिजल्ट को आपने आपके पिछले मंथ के टेस्ट से कंपेयर किया, समझे? खुद के इस महीने के रिजल्ट को आपके पिछले महीने के रिजल्ट से कंपेयर किया, दैट इज कॉल्ड इंटरनल कप। आप अपनी फ्रेंड उज्जू से अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, मेरा 50 आया, उसका 52 आया, आखिर उसका 2 नंबर कहाँ ज्यादा आ गया, पढ़ाई तो मैं ही थी उसको। तो ये क्या हुआ, एक्सटर्नल कप हुआ, समझे? आप बाहर की दुनिया मतलब अपने फ्रेंड से जाके अपने आप को कंपेयर कर रहे हो तो एक्सटर्नल कप होता है। आप खुद के मार्क्स को खुद से कंपेयर करोगे तो इंटरनल कप होता है, ठीक है। देखो जब ए लिमिटेड एक एसोसिएट इंटरप्राइज को सेल करती है, ठीक है, खुद सेल कर रही है और खुद ही सी को सेल कर रही है, बट डिफरेंस क्या कि एसोसिएट और नॉन एसोसिएट है। आखिर कंपैरिजन तो खुद से खुद का कर रही है ना, अपना एक ट्रांजेक्शन और अपने दूसरे ट्रांजेक्शन से कंपेयर कर रही है, तो ये इंटरनल कप हुआ। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे हैं, अपना एक ट्रांजेक्शन जो है उस ट्रांजेक्शन को दूसरे के ट्रांजेक्शन से कंपेयर कर रहे हैं। मतलब अगर मैं नहीं एक्स लिमिटेड होती तो वो जेड लिमिटेड से कितने चार्ज करती, कितना प्राइस चार्ज करती। तो ये एक्स और जेड की बात है, आप उनको कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर आप खुद को कंपेयर कर रहे थे, खुद को कंपेयर कर रहे थे, यहाँ पे खुद से बाहर वालों को कंपेयर कर रहे हो। आई होप गाइज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल से कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। तो गाइज हमारा कंपेरेबल अनकंट्रोलेबल प्राइस मेथड का यहीं पे खत्म होता है। इसके क्वेश्चंस हम स्टडी मैट में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लोग चलते हैं दूसरे मेथड पे। तो चलो गाइज रीसेल प्राइस मेथड डिस्कस करते हैं। तो गाइज जब कप मेथड अवेलेबल नहीं होता हमारे पास तो हम क्या करेंगे, तब हम लोग रीसेल प्राइस मेथड यूज करेंगे। और क्या करेंगे मैम, ये क्या होता है, नाम से नहीं समझ में आ रहा। रीसेल मतलब कुछ तो फिर से सेल होने वाला है, प्राइस का मतलब पता ही होगा, मेथड का नाम तब पता ही होगा। तो चलो गाइस एक अच्छे से एग्जांपल में चलते हैं। देखो ए लिमिटेड रहती है यूएस की कंपनी, ठीक है। बी लिमिटेड रहती है इंडिया की कंपनी, ठीक है। ए लिमिटेड से हमने परचेज किया 5,000 यूनिट, 20 रुपए वाला, 1 लाख रुपए का। ध्यान से समझना एकदम फिर से, ए लिमिटेड यूएस की कंपनी है, बी लिमिटेड इंडिया की कंपनी है। इन्होंने खर्चा किया 30,000 रुपीज और भेजने में या फिर किसी में भी, और उन्होंने 5,000 यूनिट्स बेचा है अपना 20 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए का अपनी एसोसिएट इंटरप्राइज बी को। यहाँ तक भेजे में दिमाग घुस गई कि नहीं घुसी, पहले तो ये बता दो। मैम घुस गई, वेरी गुड, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया यहाँ पर एसोसिएट इंटरप्राइज के बीच में। अब इंडिया आ गया सामान, ठीक है। अब इंडिया जब आ गया ना, तो बी लिमिटेड जो है वो सी लिमिटेड को सेल कर रहा है, जो कि इंडिया में ही है, 20% प्रॉफिट के साथ। अगर इस कॉमन सेंस की बात है ना, प्रॉफिट क्यों ना ऐड करें, हम बिजनेस कर रहे हैं, मजाक थोड़ी ना है, हम ऐड करेंगे हमारा प्रॉफिट मार्जिन। तो उन्होंने अपना 20% प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया और 1,60,000 का सी लिमिटेड को बेच दिया। ठीक है। अब कंप्यूट करना है हम लोग को हम लेंथ प्राइस, तो कैसे करेंगे, देखो आपने सामान कितने का बेचा, मैम हमने 1,60,000 का सामान बेचा। प्रॉफिट कितना ऐड किया, मैम 32,000 ऐड किया। कैसे, 1,60,000 कैलकुलेटर पे लिखो, उसका 20% आ रहा है। आप लोगों को थोड़ा उल्टा दिखता होगा कुछ कुछ नंबर, बिकॉज ऑफ उल्टा दिखना ही चाहिए, क्योंकि इसलिए मेरे में 2 है ना, वो आपको 5 दिखेगा। तो 32,000 दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो प्रॉफिट ऐड किया, अगर प्रॉफिट नहीं होता तो उसका प्राइस होता 1,28,000,
ठीक है मैम, खर्चा भी किए थे। हाँ, अब गाइस आप सोच रहे हो कि मैम ये खर्चा तो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के साथ जब ट्रांजेक्शन किए थे तब किया था, आप अभी इस खर्चे को क्यों अकाउंट फॉर कर रहे हो? गाइस मैंने आपको पढ़ाते वक्त उस समय क्या समझाया था, एडजस्टमेंट वाली बातें, कि दोनों को बराबर रखना है। अभी यहाँ पर 30,000 का एक्सपेंसेस ज्यादा है, इसको माइनस कर देंगे तो लोग बराबर हो जाएंगे, इसीलिए हम यहाँ पे एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर रहे हैं ताकि हम आर्म लेंथ प्राइस तक पहुंच पाए। देखो है ना, तो हम लोग को क्या करना है, बराबर करना है, बैलेंस करना है, तब तो कंपेयर करोगे ना। तो देखो आपने उस इंसान को 1,60,000 में सामान बेचा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने 20% प्रॉफिट जोड़ा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हटा देंगे ना, क्योंकि एसोसिएट इंटरप्राइज के बीच में जब अपन ट्रांजेक्शन किए थे तो यहाँ पे कोई प्रॉफिट की बात नहीं हुई थी, इसलिए हम लोग ये लोग को बराबर करने के लिए प्रॉफिट को हटा रहे हैं। तो यहाँ माइनस किए तो अपना आंसर ये आया। अब एक्सपेंसेस जो इनके बीच में हुआ था ये एडजस्टमेंट करना है ताकि बराबर आ जाए, उसको भी हटा देंगे। तो हमारा परचेज प्राइस 98,000 का होना चाहिए था लॉजिकली। ठीक है, हमने प्रॉफिट भी हटा दिया, हमने एक्सपेंसेस भी हटा दिया, अब हमारा ट्रांजेक्शन कितने का होना चाहिए, 98,000 का होना चाहिए। ठीक है, एक्चुअल परचेज कितने का हुआ है, 1,00,000 रुपए का हुआ है, मतलब कितना रुपए का डिफरेंस है मैम, 2,000 रुपए का डिफरेंस है। तो गाइस यहाँ पे 2,000 रुपए का आपका डिफरेंस आ रहा है आर्म लेंथ प्राइस में और ट्रांसफर प्राइस में। एसोसिएट इंटरप्राइज के बीच जब भी ट्रांजेक्शन होता है तो कौन सा प्राइस पे होता है, ट्रांसफर प्राइस में। और हम लोग कैलकुलेट क्या करते हैं, आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद मैं थोड़ी दूसरी बातें करने वाली हूँ, इसलिए यहाँ तक समझना बहुत जरूरी है। अगर सबको समझ में आ गया होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लेट मी नो, बताओ जल्दी। हाँ ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस जो है वो 2,000 का है, और मैंने आपको जब पढ़ा रही थी स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट, तब मैं आपको बताई थी कि 3% तक का डिफरेंस हम लोग नॉमिनल मानते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छोड़ देती है। क्या चलो 3% तक तो बिजनेस में होते रहता है कम ज्यादा, तो उसको छोड़ देते हैं। तो गाइस अभी हम लोग का जो हमारा जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए का डिफरेंस है, और 1,00,000 का 3% कितना होता है, 3,000 होता है। तो अगर ये 4,000 होता तो हम लोग आर्म लेंथ प्राइस बोलते कि ये वाला लेंगे, ये वाला लेंगे, 97 हो जाता नहीं उस समय, तो फिर हम ये वाला लेंगे करके जिद करते। ठीक है, बट अभी तो ये 2,000 का ही डिफरेंस है और 3% से कम है, तो इसीलिए हम लोग इसको छोड़ देंगे एंड हम कंक्लूजन ये लिख के आएंगे कि जैसे कि एडजस्टमेंट जो है वो 3% से कम है, तो हम लोग कंसीडर 1,00,000 को ही करेंगे, ट्रांसफर प्राइस को ही हम ALP मान लेंगे। गाइस फिर से मैं आपको एक और टिप दे रही हूँ यहाँ पर कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, बिकॉज बच्चे प्रोविजन भूल जाते हैं। जहां पर भी प्रोविजन भूलने का कॉन्सेप्ट आता है ना, एग्जामिनर बस वहीं का क्वेश्चन उठा के देता है। ठीक है, फिर आप बोलते हो मैम मैंने पूरा बना के आया है, एग्जाम में गाइस आप ये प्रोविजन भूल जाओगे, एग्जाम से आने के बाद भी आपको याद नहीं आएगा। जब नंबर आएंगे ना किसी की ज्यादा और आपके कम, तो आप बोलोगे पेपर चेकिंग में गड़बड़ी है, मैंने तो पूरा बना के आया था, मेरा तो आंसर पूरा सही था, पता नहीं कहाँ से नंबर कट गए मेरे। ये याद नहीं आएगा कि आपने एक एडजस्टमेंट भूल गई थी, ये याद नहीं आएगा कि आपने सही कंक्लूजन नहीं लिख के आया था, ये याद नहीं आएगा कि आर्म लेंथ प्राइस को हमको ट्रांसफर प्राइस बोलना था। ये भूल जाओगे आप और फिर कंप्लेन करते रहोगे मेरा कम कैसे आ गया। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो गाइस अब चलो हम लोग नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। तो चलो गाइस अब नया मेथड डिस्कस करते हैं जिसका नाम है कॉस्ट प्लस मेथड। इसमें अपन खर्चा करेंगे, उसमें अपन कुछ प्लस करेंगे अपना प्रॉफिट मार्जिन, और ये हमारा मेथड बन जाएगा। इतना सा तो मेथड है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। ये मेथड के लिए देखो, अब ए लिमिटेड जो है एक इंटरप्राइज है, बी लिमिटेड है, हमेशा की तरह इन लोग जान पहचान के लोग हैं। ठीक है, इन्होंने बोला कि हम गुड सेल करेंगे 4,95,00,000 में, 4.95 lakhs में। ठीक है, हमने बोला कर लो, हमको क्या। इसका ब्रेकअप उन्होंने बताया, हम लोग बोले अजीब सा एग्जाम्पल क्यों ले रहे हो मैम, थोड़ा 5 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, इजीली होगा, ये अजीब सा अमाउंट मत लो ना मैम, आपने बोला मुझे। मैं बोली रुको बेटा, मैं तुमको ना ब्रेकअप बता दूं कैसे हुआ। देखो ब्रेकअप ऐसा हुआ कि जो कॉस्ट है वो है 4,50,000 की, उसमें प्रॉफिट 10% अपन को ऐड करना है, क्योंकि हमारा मेथड का नाम है ना, हमारे मेथड का क्या नाम है, कॉस्ट प्लस मेथड, तो हम वैसे ही करेंगे। कॉस्ट रहेगी हमारी 4,50,000 की, 10% अपन उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4.95 lakhs। ठीक है, तो आपने इतने में गुड सेल कर दिया, आपने बोला चलो मैम ठीक है, आप लोग आप तो पहचान के हो, आप तो एसोसिएट इंटरप्राइज से चलता है, चलो छोड़ो।
फिर जो ए लिमिटेड था उसने क्या किया, सी लिमिटेड को सामान सेल किया। अब उसने क्या किया यहाँ पर 4,50,000 अभी भी उसकी कॉस्ट है, क्योंकि कॉस्ट तो सेम रहती है हमेशा। बट प्रॉफिट उसने क्या किया, अभी तो आप जान पहचान से आपसे क्या प्रॉफिट कमाना, जैसे कि आप गाइस सब समझ लो कि आपके सिबलिंग्स हो गए, वो लोग समझ लो कि कुछ गुड्स सेल करते हैं और वो गुड्स आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ऐसे ही एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि समझ लो मेरी सिस्टर का कपड़े का शॉप है, ठीक है, उसका कपड़े का शोरूम है, ठीक है। अब उसके शोरूम में से मैं जाऊँगी ड्रेस लेने और वो मेरे से पैसे ले, उसकी इतनी हिम्मत तो हो नहीं सकती कि वो मेरे से पैसे लेगी। चलो कॉस्ट भी ले ली तो प्रॉफिट तो मैं उसको लेने नहीं दूंगी, और प्रॉफिट भी ले ली अगर वो, क्योंकि बनिया है तो लेगी, तो 10% ले लेगी, उससे ज़्यादा तो वो ले नहीं पाएगी मेरे से, ठीक है। तो गाइस क्या हुआ यहाँ पर, ड्यू टू अवर रिलेशनशिप ऑफ सिस्टर्स, वो मेरे से फुल प्रॉफिट नहीं ले पाई जितना उसको लेना था, ठीक है। बट सी लिमिटेड और ए लिमिटेड में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, ये इसका कस्टमर है, कस्टमर को हमारा काम है लूटने का, हम लूटेंगे तो हम 20% का इसमें पूरा प्रॉफिट चिपकाएंगे अपना। तो इस केस में गाइस आपका एम्बुलेंस प्राइस क्या हो जाएगा, 5,40,000 ना कि 4,95,000, ठीक है। समझ में आया, बस इसमें प्रॉफिट मार्जिन का डिफरेंस रहता है कॉस्ट प्लस मेथड में, बाकी कॉस्ट तो सेम ही रहेगी ना, ऑब्वियस ही बात है, कॉस्ट कैसे अलग हो सकती है, कॉस्ट तो सेम रहती है, इसमें जो प्लस होता है ना वो चेंज रहता है, बस इतना सा इसमें ट्रिक था। ठीक है गाइज, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। इसके बाद हम लोग चलो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट मेथड। तो चलो गाइज अब अपन नया मेथड डिस्कस करते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, ठीक है। अब गाइस नाम से हम लोग फिर से समझ लेते हैं कि प्रॉफिट होगा इसमें और उसमें कुछ तो स्प्लिटेंस होगी, जैसे बालों में स्प्लिटेंस होती है, वैसे प्रॉफिट में कुछ स्प्लिटेंस होगी और वही मेथड बना दिया गया, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल से देखते हैं अपन। देखो ठीक है, देखो एम लिमिटेड रहता है, वो 10,000 का ट्रांजेक्शन करता है ए लिमिटेड से, ठीक है। क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है मैम, हमको करो ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब ए लिमिटेड अपनी एसोसिएट इंटरप्राइज के साथ बी लिमिटेड जो कि इसके एसोसिएट इंटरप्राइज है उसके साथ ट्रांजेक्शन की, ठीक है। अब ट्रांजेक्शन ऐसा हुआ कि पहले वाले में रेवेन्यू कितना था, 40,000, मतलब ये जो है 60,000 का रेवेन्यू इनको हुआ और यहाँ पे 40 का इनको दिया इसने, फिर एक्सपेंसेस माइनस किए, फिर प्रॉफिट आ गया, टोटल अपना आ गया प्रॉफिट, ठीक है। मेन इसमें कैच क्या है पता है, कैच ये है कि देखो रिवेन्यू आपने जो भी आपकी रिवेन्यू आई हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिवेन्यू मतलब मैम मतलब जो अपन कमाए, देखो अपन ने ये रॉ मटेरियल खरीदा मान लो, उससे हमने फिनिश गुड्स बनाया, ठीक है। अपना फिनिश गुड जो बनाए ना अपन, तो अपन 60,000 का खुद बेचे, जिसमें हमारा खर्चा 20,000 का लगा है, तो हमको फायदा कितने का हुआ, 40,000 का, कॉमन सेंस एकदम। इसके साथ जब अपन डीलिंग करेंगे तो ये खरीदेगा कोई सामान, ठीक है, तो 40,000 का उसका रेवेन्यू था, उसके बाद फिर उसने कुछ खर्चा किया और फिर उसका प्रॉफिट आया, ये दोनों के प्रॉफिट को हमको ऐड करना है, ये ऐड करना है, एंड देन हमारा फाइनल प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है, फाइनल प्रॉफिट आ जाएगा। अब एक बार के लिए मान लो कि हमने ऐसे सोचा है कि कंट्रीब्यूशन जो हमारे बीच की पार्टनरशिप है वो परसेंटेज है 70-30 का, ठीक है, ऐसे मान लो एक बार के लिए, ठीक है। तो उसको कंप्यूट कैसे करेंगे कि प्रॉफिट जो रहेगा उसमें अपन कंट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब प्रॉफिट को बांट देंगे। तो कैसे बांट रहे, देखो कंट्रीब्यूशन ऑफ बी 15,000 दे दिया उसको, कैसे 50,000 का 30% उसका कंट्रीब्यूशन है तो उसको दे दिए, उसके बाद उसका जो खर्चा था ये वाला उसको माइनस कर दिए, सॉरी उसको ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर उसका जो खर्चा था उसको ऐड करेंगे और फिर उसको टोटल अपन दे देंगे, इसकी इनकम इतनी हुई 45,000 की, ठीक है। बट असलियत में आप उसको कितना रुपए दे रहे हो, 40,000 दे रहे हो, बट आप उसको देना कितना चाहिए, 45,000 देना चाहिए, मतलब आप यहाँ पर 5,000 रुपीज का रिवेन्यू उसको कम दे रहे हो एज कंपेयर टू उसके एफर्ट्स, ठीक है गाइस। तो ये इसका आर्म लेंथ प्राइस हो जाएगा। समझ में आया कि कैसे होता है, मैम एक बार और समझा दो प्लीज, नहीं आ रहा है समझ में, वंस मोर, बिल्कुल गाइस वंस मोर, चलो आप ध्यान से समझना इस बार। रेवेन्यू जब अपन अर्न कर रहे हैं ना, तो देखो ये 60,000 का अर्न किया, ये 40,000 का अर्न किया, इसको 40,000 हम नहीं दिया है, ठीक है। खर्चा ये लोग किया अपना अपना, प्रॉफिट अपना अपना कमाए। अब हमारा ये दोनों अलग थोड़ी ना है, एसोसिएट इंटरप्राइज है तो उसको ऐड कर देंगे, प्रॉफिट ऐड हो गया,
जब टोटल प्रॉफिट ऐड हो गया तो पहले से हमको पता है कि हमारे बीच कंट्रीब्यूशन कितना है, 70 और 30 का है, ठीक है। तो 70-30 के हिसाब से प्रॉफिट में बी को कितना पार्ट मिलेगा मैम, 30% मिलेगा। तो कितना मिल गया उसको, 15,000 मिल गया उसको, उसका प्रॉफिट, ठीक है। मैम उसने कुछ खर्चा भी किया था, वो भी दे दो उसको। हाँ, तो रियम्बर्समेंट ऑफ खर्चा मिल रहा है मान लो आप यहाँ पर, ठीक है। तो टोटल अब उसकी कमाई कितनी की हुई मैम, 45,000 की कमाई होनी चाहिए थी उसकी। असली में कितने की कमाई हुई है मैम, 40,000 की हुई है। तो 5,000 का उसको कम कमाई हुआ, ठीक है। यही समझा रही थी। ये होता है प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, मतलब पहले प्रॉफिट को ऐसे करो, फिर उसको ऐड करो एंड देन फिर स्प्लिट करो, ऐसे ऐसे करके डिजाइन बनती, उसको बोलते हैं प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। कई सारे के हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन डील करेंगे, तो आपको अगर थोड़ा बहुत नहीं भी आ रहा होगा तो पहली बार तो आप वीडियो को 2 बार देख लो, उसके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से समझ में आने लगी चीजें, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है ना आपको, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। उसके गाइज अपन क्वेश्चन तो डिस्कस करने वाले हैं, चिंता मत करो, ठीक है गाइज। तो गाइज चलो अब नए मेथड में चलते हैं, जिसका नाम है रेसिडुअल मेथड। मैम रेसिडुअल मेथड क्या होता है? रेसिडुअल मतलब बच्चा कुचा, मतलब सारे मेथड लगा के देख लिया, आपको नहीं पसंद आ रहा है कोई सा भी, तो आप रेसिडुअल कैटेगरी में जा सकते हो, मतलब आखिरी वाला मेथड है, इसको आप अप्लाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो चलो देखते हैं। रेसिडुअल प्रॉफिट के हिसाब से सबसे पहले आपका प्रॉफिट हुआ था 50,000 का, हमारे ऊपर वाले एग्जाम्पल के हिसाब से ही, ठीक है मैम। हाँ, मान लो कि उसमें अपन एग्री कर चुके हैं पहले से कि हमने 10,000 रुपए का एग्री प्रॉफिट है हमारा, ये गिवन रहेगा क्वेश्चन में आपको। तो आपका बच्चा कुछ प्रॉफिट कितना हुआ मैम, 40,000 हुआ बच्चा कुछ प्रॉफिट। अब आप बोले कि मैं कंट्रीब्यूट करूंगी बी को 30%, क्योंकि ये भी गिवन था हमको 70 और 30 का रेशियो, ये गिवन था, ठीक है। तो इतने का आप उसको क्या दे दिए, कंट्रीब्यूशन दे दिया उसका, ठीक है। उसका खर्चा उसको देना पड़ेगा आपको, जो उसने खर्चा किया था वो दोगे, उसका कंट्रीब्यूशन दोगे, ठीक है। और एग्रीड प्रॉफिट जो अपन को बी को देना है, यहाँ पर ए को दिए ना, ये ए को, ये बी को जो आपको एग्रीड प्रॉफिट देना है 4,000, ये भी क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ठीक है। तो टोटल आपको कितना देना है उसको, 46,000 देना है। आप कितना दे रहे हो अभी, 40,000 दे रहे हो, मतलब आप 6,000 का उसको रेवेन्यू कम दे रहे हो, तो आर्म लेंथ प्राइस हो जाएगी इसकी 46,000। हाँ हाँ मैम, नहीं आया समझ में, पता है मेरे को, मैं फिर से बताने वाली हूँ, फिर से सुनो। देखो, रेसिडुअल का मेथड का मतलब ये होता है कि बच्चा कुचा मेथड, मतलब जो बच्चे जाए उसमें से हमको आपको देना है, बच्चे वे में से देना है, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कितनी हुई, 50,000 की हुई। उसमें से हमने जो एग्री किया था, हमारे बीच में टर्म्स थे ना, उसमें हम एग्री किए थे कि हम 10,000 रखेंगे, 10,000 रख लिए। अब कितना बचा, 40 बचा है, 40 में से 30 कॉन्ट्रीब्यूशन बी का है, उसको दे दो। उसके बाद फिर 4,000 और 4,000 और अग्रीड है हमारा बी को देना है, बी को दे दो। उसके बाद खर्चा बी ने किया है, वो दे दो। फिर जो लास्ट में बच रहा है वो तो आर्म प्राइस बचेगा ना, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलो गाइस अब नए मेथड की तरफ चलते हैं, जो कि आज की क्लास का लास्ट मेथड है, और एकदम छोटू सा मेथड है, इसमें अपन को कुछ पॉइंट्स बस पढ़ना है। तो इसका नाम है नेट प्रॉफिट मेथड। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। मैम इसमें क्या बताने वाले हो, वो तो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा, ठीक है। चलो, इसमें गाइस कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं जो अपन को फॉलो करना है, जब अपन क्वेश्चन बनाएंगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे से डीपली आपको समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करना, हम लोग क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन नेट प्रॉफिट लेंगे कि इस साल हमने कितना नेट प्रॉफिट कमाया अपनी एसोसिएट इंटरप्राइज से, हमारी एसोसिएट इंटरप्राइज से हमने कितना नेट प्रॉफिट कमाया, ये हम सबसे पहले लेंगे, डन। उसके बाद हम लेंगे कि जो लोग एसोसिएट के साथ डील नहीं कर रहे हैं उन लोग कितना परसेंट ऑफ नेट प्रॉफिट कमाते हैं। जो लोग एसोसिएट के साथ डील नहीं करते हैं उन लोग कितना परसेंट प्रॉफिट कमाते हैं, ये हम कैलकुलेट करेंगे सेकेंड में। थर्ड में हम कंपेयर करेंगे, और अगर कोई भी एडजस्टमेंट या डिफरेंसेस है तो उसको हटा देंगे। जैसे कि 3-4 पॉइंट आई थी, क्रेडिट पीरियड, और फिर वो FOB वाला, CIF वाला, और फिर अपना क्वालिटी में, बल्क परचेस में, ये सारा डिफरेंसेस थे, ठीक है। तो वो कंपैरिजन करते वक्त वो सबको डिफरेंस को हटा के कंपेयर करते हैं, ठीक। उसके बाद फिर अपन परसेंटेज में ले लेंगे ALP को कि
इतना परसेंट हमारा ट्रांजेक्शन का ALP होना चाहिए। ये गाइज आपको ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। तो याद कर लेते एक बार। सबसे पहले मैम हम लोग पूरे साल का हमारी एसोसिएट इंटरप्राइज के साथ क्या ट्रांजेक्शन हो उसका परसेंटेज लेंगे। देन हम लेंगे कि नॉर्मली जो लोग एसोसिएट इंटरप्राइज के साथ डील नहीं करते हैं उनका क्या रहा है, फिर कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद उसमें कोई भी एडजस्टमेंट रहेगा तो सबको हटा देंगे एंड देन फिर अपन आखिरी में ALP निकाल लेंगे। वेरी गुड गाइज, आपको याद हो गया। तो गाइज अपन कैसे सेलेक्ट करते कौन सा मेथड लेना है वो भी तो पढ़ना जरूरी है ना, तो फिर अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो गाइस अब अपन देख लेते कि अपन को कैसे पता चलेगा कि आर्म लेंथ प्राइस के लिए हमको कौन सा मेथड चाहिए, क्योंकि हमने तो कितने सारे मेथड पढ़ लिए ना। तो अपन को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा मेथड हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल मेथड होगा। ठीक है, तो देखो कैसे सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको जो अच्छा लग रहा है, बेस्ट सूटेड लग रहा है, उसको ले लो। तो अगर आप पता कर पा रहे हो कि आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट सूटेड कौन सा है तो आप उसको चूज कर लो। मैम नहीं समझ में आ रहा, मैम बहुत हेडेक हो रहा है, देख कितने सारा मेथड है मैम, क्या करेंगे। रोना नहीं, अपना बिजनेस को उसका नेचर देखो, उसके नेचर के अकॉर्डिंगली आपको लग रहा है जो, आप वो सेलेक्ट कर लो। मैम नहीं आ रहा समझ में। क्लास ऑफ क्लास या फिर इंडस्ट्री देख लो ट्रांजेक्शन की, किस क्लास पे फॉल करता है, कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है आपका ट्रांजेक्शन, एंड उसके अकॉर्डिंगली आप मेथड चूज कर सकते हो। अगर आपके पास कोई डाटा अवेलेबल है तो डाटा अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप सोच लो कि कैसे आपको कौन सा मेथड चूज करना है। आप कंपेयर करो, डिग्री डिग्री ऑफ कंपैरिजन के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो। एडजस्टमेंट्स और डिफरेंसेस के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो। एजम्पशंस के बेसिस पे भी कर सकते हो। तो गाइस ये कुछ पॉइंट्स है जो अपन डिसीजन लेते वक्त सोचते हैं कि हमको कौन सा ALP लेना है। ठीक है, तो इसी के साथ गाइस हमारी आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। आई होप गाइस आपको सारे मेथड ALP के अच्छे से समझ में आए होंगे, पूरा कॉन्सेप्चुअली आपका दिमाग क्लियर हो गया होगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो गाइस, अभी हम लोग सारे क्वेश्चन स्टडी मैट के सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ गाइस प्लीज शेयर कीजिए, सबको पता चले कि DT कितनी अच्छी CMA फाइनल की बेसिकली सारी क्लासेस यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। ठीक है गाइस, नोट्स के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, तो बाय बाय गाइस।